गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में तय किया था कि आज हम अपना एक नया एक्ट शुरू करने वाले हैं, वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपके लिए नोन होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पैदा कहाँ से हुआ है, तो जैसे कि आपको बता दिया था मैंने कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पैदा हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही, है ना। क्योंकि सेल्स क्या है, एक प्रकार का डील है, और डील दो पार्टीज के बीच में होती है। इट्स अ वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो बायर और सेलर के बीच में होती है। तो वैसे इसके प्रोविजन तो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए गए हैं। अब कहां से लिए गए हैं, तो मैंने आपको सेक्शन बताए थे। चलिए कौन गैस करेगा। हमने याद है बीच में आपको बताया था फर्स्ट डे पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिया था, और सेक्शन बीच के सेक्शन आज भी वहां से मिसिंग है। तो इंडियन 76 जी बिल्कुल बराबर है। 76 से 123 के तक के सेक्शंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इंडिया के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से निकाल के दिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, दो मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। अब जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपरी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्चुअली आया कहां से है, तो कौन से एक्ट से आया है, फिर वो एक्ट किसने बनाया है, कब बनाया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट काम क्या करता है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है, ये सब चीजें आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें स्टूडेंट्स। चलिए तो कुछ बातें समझते हैं पहले। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल सेक्शन जो है वो 66 है। कितनी है? 66, यानी आपको 66 सेक्शंस है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे क्या कि अगर आपको टोटल सेक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें देखिए अगर मैं बोलूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यही लिया हुआ है, तो 76 सेक्शन नंबर 76 से ना 76 से 123 48 सेक्शन होते हैं। फिर सर ये 66 क्यों दिखा रहा है, तो जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सेपरेट किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ एडिशनल सेक्शंस भी लाए गए थे, प्रोविजंस की गई थी, ताकि अब देखिए ये एक्चुअली ये सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट किसका बेनिफिट है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक व्यापारी के लिए बनाया गया था, क्योंकि व्यापारी आज जो गुड्स बेचता है बायर और सेलर के बीच में बिजनेस मर्चेंट लॉ में इसको इसलिए लाया क्योंकि एक बिजनेस डील करते वक्त बायर और सेलर जब गुड्स को ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं या एग्री होते हैं ट्रांसफर करने को, तो ये भी एक प्रकार की डील है। और इसीलिए जब डील होता है तो सारे डील्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होते थे। तो पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था, लेकिन इसको सेपरेट करके अलग से एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ जिसका नाम है इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और बाद में इसको इंडियन नाम हटा के सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रखा गया। क्लियर? अब आपको याद करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक और एक्ट बनाया गया था, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्योंकि जजों के पास जब भी ये मोटी बुक आ रही थी तो जज बोल रहे थे वैसे यही पढ़ते बैठ गया, इतनी प्रोविजन दे के बैठे एक ही बुक के अंदर कि ढूंढ के इधर प्रोविजन खत्म नहीं हो रही, इधर मुजरिम बोल रहा है भाई सुनाओ नहीं तो जाए, है ना। अक्यूज और क्या बोलते इसको, अक्यूज और दूसरी पार्टी कौन सी थी? पेटिशनर। दो पार्टीज के बीच में केस चलती है, अक्यूज एंड पेटिशनर। पेटिशनर यानी कौन होता है? जो केस फाइल करता है, और अक्यूज यानी कौन होता है? जो सस्पेक्ट है, मुजरिम नहीं, जो सस्पेक्ट है। क्लियर? तो इसलिए जज बेचारे बहुत भिन्न हो गए थे, उन्होंने बोला भाई काम करो, सेपरेट करो, तो सेपरेट किया गया। फिर इसलिए इसका ओरिजिन तो आया भाई, पैदा वहीं से हुआ। लेकिन देखो अब ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलो, आखिर ये पूरा का पूरा ब्रिटिश लॉ से लाया हुआ है। कहां से लाया हुआ है? ब्रिटिश लॉ से। 2 मिनट कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। ब्रिटिश लॉ से इसको डिराइव किया गया है। अब कहां से? तो इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से इसको डिराइव किया गया है। यानी ब्रिटिश ने 1893 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर सेल्स के रिगार्डिंग, देखो व्यापार सदियों सालों चल रहा है, जब राजाओं का जमाना था तब भी बिजनेस था और आज भी बिजनेस है, लेकिन जब बिजनेस करने का समय के अनुसार चलन चेंज हुआ और चलन चेंज हुआ तो लॉ में कुछ प्रोविजंस अमेंडमेंट करके चेंज किया होगा, बराबर है कि नहीं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं आपको बता दूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो किस कौन से एक्ट से बेस है, तो इंडियन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से बेस्ड है। याद रहेगा, याद रहेगा क्या? हाँ, अब दो मिनट ध्यान दो। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनने के पहले ये प्रोविजन कहां थी? तो मैंने आपको बताया था ना कि द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज एम्बोडाइड in the section 76 to 123 of the Indian Contract Act 1872। तो ये पहले Indian Contract Act में ही था इसका प्रोविजन पूरा। The said provision have since been replaced by the Sales of Goods Act, और कुछ provisions replace करके Sales of Goods Act बना के दिया हमको गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक अलग से सेपरेट पास हुआ एक्ट बिजनेस मर्चेंट लॉ के लिए, बिजनेसमैन के लिए, उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब इसका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस ये था मुद्दे कि बिजनेस के, देखो आज आप देखो सिविल केसेस में आप देखोगे तो मैक्सिमम केसेस सिविल के अंदर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग ही मिलेगा। अब बिजनेस के रिगार्डिंग जब मिल रहा था तो वो जज सारे केसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहा था, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम आई थी। इसकी वजह से डिसीजन रैशनल नहीं हो पाई थी क्योंकि प्रोविजन समय पर मिलनी नहीं थी। जज बोल रहा था अभी मेरी पांचट हो, मेरी फजीदी हो, सुना देता था कुछ भी भाई, चलो फिर वो तो जो जज ने बोला वो तो मानना ही पड़ेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन? तो इसलिए क्या किया पार्लियामेंट ने, सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर अलग से एक एक्ट पास किया जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या हो, डेवलपमेंट हो कॉमर्स का और ट्रेड का। क्लियर पिक्चर? तो इसलिए इसको सेपरेट किया गया। बट ये ओरिजिन कहां से आया हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कहां से लिया हुआ है? इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893। ये 1893 आपको एमसीक्यू में आ सकता है बेस्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो मिनट ध्यान दो। हाँ, अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्चुअली क्या है? तो देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कितने, हमारे आज का जो हीरो है वो दो टाइटल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? सेल्स और गुड्स, बराबर है कि नहीं? तो पहले अपने को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज गुड्स। यहाँ पे गुड्स किसे कहेंगे, यहाँ पे सेल एक्चुअली क्या होता है, और सेल के साथ साथ और क्या होता है, ये सब सर्कमस्टेंसेस आज हमको पढ़ने वाले हैं। शुरू करें, चलिए। अब अगर मैं सेल्स की बात करूं तो व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल। यहां पे सेल किसे कहेंगे? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पिक्चर के दो हीरो है, कौन कौन से? एक तो व्हाट इज सेल्स और दूसरा व्हाट इज गुड्स। क्योंकि यहाँ पे हर चीज को हम गुड्स नहीं बोल सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हर चीज को यहाँ पे गुड्स नहीं बोल सकते। तो कौन से गुड्स यहाँ पे कंसिडर होंगे और कौन सी गुड्स के केसेस फाइल होने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कैपेबल है, और कौन से मुद्दे, कौन से गुड्स के मुद्दे, कौन से सेल्स के मुद्दे जज आपकी बात सुनेगा अगर आप वो केस दाखिल करते हो तो वो हमको पहले पढ़ना है। इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज गुड्स। उसके पहले कुछ दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया के अंदर कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना, तो 2 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। अब आपने एक बार नोटिस किया क्या कि जैसे ही मैंने बोला कि बिफोर लर्निंग द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेट्स लर्न अबाउट द सेल्स फर्स्ट, तो जैसे ही मैंने आपको एक स्लाइड ओपन की थी सेल्स की डेफिनेशन, तो उसमें एक बात आप नोटिस करो, क्या नोटिस इस चीज की करो कि यहां पे आपको डायरेक्ट सेल्स की डेफिनेशन सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब सर आप बोल रहे हो कि 76 सेशन से, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके इसको दिया। तो यहां पे अब सेक्शन पहला सेक्शन को 1 दे कि 70
वो 6 दे, तो यहाँ पे सेक्शन 1 देना, क्योंकि नए एक्ट में कभी भी एग्जिस्टिंग जो सेक्शन नंबर है वो लागू नहीं होते, वो लागू होते नहीं है, ये याद रखना। लेकिन एक और बात है, अब सेल्स पढ़ाने के पहले व्हाट इज सेल्स, कुछ बातें आप समझो। पहले सेक्शन 1 में क्या इसका प्रोविजन है, अपन पहले उस चीज को देखते हैं। अब बहुत सारी बातें आपको नोट्स के अलावा यहाँ पे एडिशनल बातें मिलेंगी, ले लो, क्या करोगे, ले लो, ताकि आपको पेपर में वहां पे काम में ऐसी यूनिक चीजें जो एमसीक्यू कवर करता है। क्या करता है, एमसीक्यू। देखो मैं इसीलिए थोड़ा रुक रुक के आपका पोर्शन लेता हूं ताकि आपको डिटेल दे पाऊं। तब कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक क्या बोलता है। अब सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक क्यों जा रहा हूं, पूछो, मेरे को शौक चढ़ा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेल को डिफाइन करने के लिए, एक मिनट, सेल को डिफाइन करने के लिए कौन सा सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 4 हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है तुमको सेक्शन 4 स्क्रीन पर, ओके। तो सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सेक्शन 1 को पढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन 1 में बताया गया है, पहली बात कि एक तो सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि ये सेक्शन 1 में बताया गया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस एक्ट को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलते हैं। अब सर ये बात नहीं थोड़ी ना है, ये तो आपने बताया, ठीक है। दूसरी बात उसने बताया सेक्शन 1 में, एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। तीसरी बात उसने बताया कि ये एक्ट लागू कब से होगा, तो ये एक्ट लागू हुआ है, इट शाल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। लिख लो, ये आपको एमसीक्यू में आएगा। तो भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भारत में कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 1930 में लागू हुआ है, याद रहेगा, हाँ ठीक है। ओके, हाँ अब हम आते हैं, 2 मिनट ध्यान दो, एक मिनट। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल्स की डेफिनेशन, यानी हमारे टाइटल जिसके लिए ये एक्ट बना हुआ है, सेल, क्योंकि हमारे इस एक्ट की जान 2 चीजें, सेल्स और गुड्स। अब सेल्स और गुड्स सेल्स की प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 4 में, बट सेक्शन 1, 2, 3 में क्या दिया, तो सेक्शन 1 में बताया गया कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये इंडिया में लागू होता है, ये इंडिया में 1 जुलाई 2000 कहां से, हाँ 1930 में लागू होता है। ये 3 बातें हमको बताई गई है, कहां पे, सेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 2 में बताया गया है, in this act unless there is anything repugnant in the subject or to contest। अब उसमें देखो सेक्शन 2 में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे दिखी। अब बताओ सेल क्या है, एक सेल एक डील है, किसके बीच में, 2 पार्टीज के बीच में होती है। कौन कौन से 2 पार्टीज बताओ, बायर एंड सेलर। तो हु इज बायर, बायर को डिफाइन किया है सेक्शन 2 में, कहां किया है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सेक्शन 2 में बायर को डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया है, बायर मींस अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। ऐसा पर्सन जो रेडी है खरीदने के लिए या एग्री है खरीदने के लिए, यानी यहां तो खरीद रहा है, यहां तो खरीदने के लिए एग्री है। अब एग्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि कभी कभार गुड्स का पोजीशन जो है वो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। कभी कभार गुड्स का पोजीशन फ्यूचर में होगा, तो अभी वो फिलहाल एग्री है लेने को, तो इसलिए हम उस पर्सन को भी बायर बोलेंगे। यानी यहाँ तो खरीद रहा है या खरीदने को एग्री है, उसको भी हम बायर बोलेंगे। क्लियर पिक्चर। तो बायर को डिफाइन कौन से सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 2 में।
फिर सेक्शन 3 में ये एक लाइन लिखी गई है जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। अब ये क्या होता है भाई, अब देखो आखिर तो पैदा कहां से हुआ ये एक्ट, आखिर तो भैया पैदा हुआ है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बराबर कि नहीं? तुम ही बताओ ये आखिर पैदा कहां से हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो एक बात सुन लो, समझ लो अच्छे से, ध्यान दो। देखो अब इसमें कुछ बातें बताई गई है जो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेव in so far as they are inconsistent with the expression provision in this act shall continue to apply the contract of sales of goods act। ये क्या बोल दिया भाई उसने सर? देखो यहां बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाला गया है, तो निकालने के बावजूद भी इसके अंदर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी जो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। यानी देयर मस्ट बी अ प्री कंसेंट, देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी, देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। ये सारी जो कंट्री हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ना कंडीशंस, वो सारे यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल होंगी बावजूद इसके अगर ये एक्ट सेपरेट किया गया है भी तो। लेकिन उसमें एक और बात बताई उसने, एक और बात इसमें एक है रखी गई है बात जो इसमें लिखा हुआ शायद से नहीं है वो, कि अगर कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से प्रोविजन निकाल दी गई, हटा दी गई, तो फिर ये वो यहाँ पे भी लागू नहीं होंगी। फिर यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अपनी तो प्रोविजन है ही है, साथ में वो सारी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की गई है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू, देखो लिखा हुआ है शाल कंटिन्यू टू अप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब तुम बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे अभी देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 एक्ट और बनाए थे, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप की प्रोविजन निकाल दी गई, मतलब कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, तो अब वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो प्रोविजन सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है वो यहां पे भी लागू होंगे। इसको सब अलग किया गया है, लेकिन ये जान से अलग, दिल से अलग नहीं हुआ, दिल से तो आज भी भैया वही है। तो ये सब 3 सेक्शंस में सब यही बातें बताई गई है शुरुआत में। चलिए तो अभी हम पढ़े व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल। तो आज हमारा टर्म्स क्या है पढ़ने की, सुनो। सबसे पहले आज हम क्या क्या पोर्शन खत्म करेंगे, पहले बताओ। सेक्शन 1 2 3 ऊपरी समझ में आया? जितना इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना चाहिए था मैंने आपको प्रोवाइड किए एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अलावा और कुछ नहीं, इतना पूछते हैं। ये भी मैंने आपको बातें बता दी, बहुत सारे ट्यूशन क्लास में तो ये भी बताते हुए नहीं है, लिटरली बोल रहा हूं। आप पूछो किसी से कि सेक्शन 1 में क्या लगा हुआ है, सेक्शन 2 में क्या लगा है, दे डोंट नो। कब लागू हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यही सब पूछ लो तो बहुत कम लोगों को पता है। समझा आपको क्लियर? अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो अब हम दोनों ध्यान दो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 4 की प्रोविजन जो है डिफाइन सेल। अब सुनो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, टास्क सुन लो। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं आज का कंटेंट। तो आज का कंटेंट क्या है सर, एक मिनट। तो आज का कंटेंट पढ़ने वाले हैं हम, देखो इधर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, डिफाइन सेल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जान क्या है, 2 चीजें, सेल्स ऑफ गुड्स है ना। फिर दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग एग्रीमेंट टू सेल। अब सर ये क्या है भाई, पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मतलब आज। एग्रीमेंट टू सेल, फिर इन दोनों का डिफरेंस जो पूछते हैं पेपर में। सर और क्या बताओगे? फिर व्हाट इज गुड्स, दूसरी जान हमारी। फिर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर टाइम मिलता है
तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज का टास्क इतना तो है। शुरू करें, चले। तो अब 2 मिनट यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सेल्स। अब सेल्स की डेफिनेशंस आपको दिख रही क्या? हाँ, अब सेल क्या है मैं आपको समझा के देता हूं और फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। सुनो, अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अ कॉन्ट्रैक्ट यानी देखो सेल भी क्या है, 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? देखो ये दिख रहा है गुड्डे गुड्डे दो, एक बायर एक सेलर। ये देखो ये लेन देन कर रहे हैं, ये लेन देन सेल है। क्या है ये? सेल। आपको इमेजेस दिख रही है? हाँ देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। देखो सेलर यहां तो ट्रांसफर कर रहा है या एग्री है, रेडी है ट्रांसफर करने के लिए। क्या? द प्रॉपर्टी इन गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड इन गुड्स। ये इन गुड्स को मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हर प्रकार का माल नहीं आता। गुड्स भी यहां पे कौन से आएंगे वो समझना पड़ेगा भैया, इसलिए इन गुड्स। जब भी कोई सेलर रेडी होगा ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, एग्री होगा ट्रांसफर कर रहा हूं या एग्री होगा ट्रांसफर करने के लिए, क्या? अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे गुड्स के अंदर आनी चाहिए। अब गुड्स क्या है सर? जब तक हम गुड्स जान नहीं लेते एग्जैक्ट सेल का मतलब नहीं जान पाओगे। देखो आज का जो सेशन है ना वो बहुत चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है पूछो? क्योंकि आज मैं बहुत सारी ऐसे उलझी बातें करूंगा और लास्ट में जब आप पूरा टॉपिक पढ़ जाओगे, जब पूरा सेशन हो जाएगा तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है। तो देखो क्या बोल रहा हूं, हाँ बोल रहा क्या है, वेयर बाय, जहां पे सेलर ट्रांसफर करेगा और एग्री होगा, एग्री क्या? ट्रांसफर करने के लिए। क्या एग्री होगा ट्रांसफर करने के लिए? प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे गुड्स में, जो सेल्स ऑफ गुड्स से किन किन चीजों को गुड्स बोलता है उसमें आना चाहिए, इन गुड्स टू द किसको? बायर। बदले में कुछ तो भी, किसके बदले में? प्राइस के बदले में। अब यहां पे प्राइस को पढ़ने के लिए एक सेशन लगेगा हमारा, सिर्फ एक वर्ड प्राइस, क्योंकि यहां पे प्राइस क्या काम कर रहा है? यहां पे प्राइस काम कर रहा है कंसीडरेशन का। क्यों पूछो क्यों? बायर को मिल रहा है प्रॉपर्टी इन गुड्स। देखो इधर ये देखो, ये बायर को मिल रहा है और ये सेलर को मिल रहा है। अगर ये सेलर होगा, देखो ये सेलर है और ये बायर है, तो बताओ दोनों के बीच में ये दोनों चीजें क्या काम करता है? क्या काम करता है? कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अरे दोनों का कंसीडरेशन अलग है ना, और दोनों का ऑब्जेक्ट भी अलग है। 2 चीजों में एक चीज ऑब्जेक्ट है और एक चीज कंसीडरेशन। अब किसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है वो तुमको पहले बताया हुआ है, पर्पस कॉन्ट्रैक्ट करने का वो ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं वो है कंसीडरेशन। समझा क्या? क्लियर? हाँ, तो यहां पे प्राइस के बदले में, अब प्राइस में सर सिर्फ मनी आता है? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। क्या आता है सर? थोड़ा सस्पेंस रहने दो, आगे के सेशंस में बताया जाएगा। क्लियर पिक्चर? ओके, तो बताओ इजी है कि नहीं डेफिनेशन? अब डेफिनेशन क्या बता रहा है? सुनो, डेफिनेशन बताया जा रहा है कि जब कोई सेलर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक सेलर ट्रांसफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी या एग्री होगा ट्रांसफर करने के लिए। अब दोनों में से कोई भी एक होता है एट ए टाइम, एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों नहीं होता, दोनों में से कोई भी एक होगा एट ए टाइम, दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? क्लियर? हाँ, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस, प्राइस के बदले में। बस कितना इजी है, चलो एक साथ मेरे साथ बोलो सब लोग। हाँ, a contract of sorry फिर से, according to sales of goods act, बोलो 1930, a contract of for sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer। अब दोनों में से कोई भी एक होगा,
यहां तो ट्रांसफर, यहां तो एग्री होगा, यहां तो अभी मैं बेच रहा हूं, यहां बेचूंगा, एग्री टू ट्रांसफर इन द गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस, फॉर प्राइस, प्राइस के बदले में, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? क्लियर? अब एक और वर्ड आपको पढ़ना है, एग्रीमेंट टू सेल। अब सर ये क्या है एग्रीमेंट टू सेल? पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, आज हम यही तो पढ़ने वाले हैं। अब उसके लिए आपको नोट्स खोलनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो एग्रीमेंट टू सेल किसको बोलेंगे? हाँ सुनो सुनो, देखो, when the transfer of ownership is to be take place at future date, देखो ध्यान दो, future time और subject to some condition to be fulfilled later on, the contract is called as agreement to sale। जब भी मैं कोई ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप हाथों ट्रांसफर कर रहा हूं, पोजीशन देता हूं नहीं देता हूं ये बात की बात, लेकिन ओनरशिप तो मैंने उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलेंगे एक्चुअली सेल। लेकिन जब मैं किसी, मैं यानी कौन? सेलर, सेलर बायर को गुड्स का ओनरशिप, पोजीशन अलग है, ओनरशिप अलग है। ओनरशिप यानी क्या भाई? ये आज से चीज तेरी, ओनरशिप। पोजीशन यानी ताबा, अब ताबा देता है नहीं देता बात की बात। तो ओनरशिप जब फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा, कब? जिस वक्त तय किया हो उस वक्त, या तो कोई कंडीशन फुलफिल कर, उसके बाद जो कंडीशन बोली होगी किसने? सेलर ने बायर को, तो तब हम उसको बोलेंगे कि वो एग्रीमेंट टू सेल है। सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल। भाई मैं रेडी हूं लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, और कंडीशन फुलफिल करने के बाद, दोनों में से कोई भी एक। समझा क्या? देखो सेल का मतलब क्या है? where under the contract of sale the property in goods is transferred from seller to buyer, the contract is called as sale। आगे देखो, the transaction of each sale even price may be payable at future date। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओनरशिप जब हाथों ट्रांसफर हो रही है, भले उसके बदले में जो प्राइस है, जो कंसिडरेशन काम कर रहा है, वो भले अभी पेड हो या फ्यूचर में चलेगा हमें, लेकिन ओनरशिप और गुड्स का पोजीशन उसी वक्त ट्रांसफर हुआ, उसको बोलेंगे सेल, उसको बोलेंगे सेल। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ओनरशिप जो है वो फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा, जब फ्यूचर डेट जो पहले तय होंगी वो, या तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद, तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। सबको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे एग्जांपल दिया है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम हैज पास एंड डेट अराइव्स। देखो ये और दिया है, और मैं मेरे को एक डिमांड आई है कि सम सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी लेटर ऑन, फिर से बताओ, ठीक है। तो एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल, देखो when the transfer of ownership is take place at future date, यहाँ पे फ्यूचर टाइम दिया है बस, और कुछ, ठीक है। हाँ, यानी जब भी मैं किसी गुड्स का ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा, मैं यानी कौन? सेलर, बायर को, फ्यूचर में, अभी नहीं ट्रांसफर कर रहा हूं, फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा, और फ्यूचर कितने डेट पे? वो पहले ही तय हो गया है, एग्रीमेंट करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल लेटर ऑन, या तो जो मैं कंडीशन दे रहा हूं वो फुलफिल करो उस वक्त, उस वक्त, उस वक्त, उस वक्त। आपसे कंडीशन क्या है? जैसे आपने एक मूवी देख दी क्या, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, मैं आपको एक समझाने की मूवी दे रहा हूँ। आपने वो मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, वो शालू, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें वो आती जूही चावला, वो रहता ना, कब तक रहेगा संबोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। वो उसमें अक्षय कुमार बोलता कि मैं राजा बनूंगा, ये बड़े बड़े सपने देखता है, जो भी होंगी। हाँ, तो उसमें देखो वो बाप बोलता है, शालू का बाप बोलता कि पहले 1 करोड़ कमा, फिर तेरी बेटी 1 लाख रुपए कमा, फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे दूंगा।
शादी हुई होंगी फिर भी ओनरशिप तो बाद में दूंगा देखो बेटी का, बराबर कि नहीं। तो वहां पे वो उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ये कंडीशन फुलफिल कर, फिर मेरी शालू को अपनी शालू बना। ऐसे कौन बोलता, शालू का बाप पप्पा। अब पप्पा का नाम कौन है, कादर खान, हाँ बराबर कि नहीं। अब देखो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में भी ओरल और में भी इन रिटर्न। हाँ कौन सा मूवी है, इंटरटेन मूवी में भी है भाई, हाँ ठीक है ना। लेकिन बेटा एक बात सुनो, शालू इज नॉट अ गुड, हाँ शालू गुड्स नहीं है यहाँ पे, तो वो एग्जाम्पल यहाँ अप्लाई नहीं करना, मेरी स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ मैं तुमको, रिमाइंडर करा रहा हूँ। वो सब्जेक्ट टू फुलफिल कंडीशन में कोई याद नहीं आ रहा, टाइम पे मैंने दे दिया आपको बस, समझा क्या, समझा क्या। हाँ यानी क्या हुआ, मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा तो ये सब्जेक्ट कंडीशन फुलफिल कर। हाँ बताओ, चलेगा। फीस पेड नहीं, फीस पे यहाँ पे प्राइस आ गया ना, हाँ यहाँ पे, बट बेटा ये अप्लाई नहीं करना शालू वालू का एग्जाम्पल। हाँ बेटा एक बात सुनो, देखो जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है बायर और सेलर के बीच में, जिसके अंदर गुड्स का ओनरशिप हम फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, या तो कुछ कंडीशन सेलर ने दिए, पहले बायर को बोलेंगे बायर तू पहले फुलफिल कर, उसके बाद दूंगा मैं। अब वो कब पे कर फुलफिल करता है वो तेरे ऊपर है, तो तब हम उसको बोलेंगे कि सेलर और बायर के बीच में सेल नहीं हुआ, क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। अब मैं फिर से बता रहा हूं, मैं जैसे आपको जोक मारा था, पीजे करा था मैं, तो प्लीज शालू इज नॉट सो गुड्स, शालू को गुड्स नहीं बनाना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक कंडीशन लाने को बोला कि कभी कभार ऐसा सेलर बायर को ऐसी कोई कंडीशन रखता है कि पहले वो फुलफिल कर, उसके बाद मैं देखो ओनरशिप दूंगा, तो हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल हुआ। बस अभी इतना बहुत है यार डिस्कशन। प्राइस भी पेड इन पास इन फ्यूचर, प्राइस इज डिफरेंट मैटर। प्राइस देखो, मैं आपको देखो प्राइस का एक जिक्र हुआ है बच्चों द्वारा, मैं फिर से बता रहा हूं, प्राइस सेल में भी जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में होंगे, प्राइस में भी पेड इन प्रेजेंट और मे बी पास्ट और मे फ्यूचर। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे प्राइस को यहाँ तो पहले ही पे किया होगा, यहाँ तो अभी पे कर रहा होगा, या तो फ्यूचर में पे करेगा। प्राइस इज डिफरेंट मैटर, बट यहाँ पे ओनरशिप ऑफ गुड्स का बात आ रहा है, ओनरशिप ऑफ गुड्स, समझा आपको क्लियर, ओनरशिप ऑफ गुड्स। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल दूं क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल है 3D इडियट्स, सॉरी 3D बोल रहा हूं, वो 3 इडियट्स में वो आता ना, वो कौन है, वायरस बोलते उसको, हाँ वो प्रिंसिपल सर, सॉरी, तो प्रिंसिपल सर फर्स्ट डे पे बोलता मैं अपनी पेन उसको दूंगा जो मुझसे भी अच्छा काम करेगा, याद है। फिर लास्ट में वो पेन देता है, तो लास्ट में था ना, फिलहाल वो एग्रीमेंट है भाई, सभी के लिए उसने एग्रीमेंट सेल किया। तो फिर आमिर खान को लास्ट में वो पेन था ना, ये तेरी, तूने मेरी बेटी का जान बचाया, अरे याद है कुछ तुमको, हाँ तो बस फिलहाल वो एग्रीमेंट टू सेल था जब तक दिया नहीं, समझा क्या क्लियर। तो ये क्वेश्चंस, ये वो एक्चुअल वो भी सेल नहीं था, लेकिन तुमको मैं बस कंडीशन टू फुलफिल बता रहा हूं मैं सर, ये कंडीशन टू, क्योंकि देखो जब तक तुम गुड्स को नहीं समझ सकते, गुड्स को जब तुम प्राइस को नहीं समझोगे तब तक सेल्स नहीं समझोगे। तो क्यों, क्योंकि सेल 2 फैक्टर से होकर गुजरता है, एक तो सेल्स में गुड्स भी चाहिए और उसमें प्राइस। तो जब तक ये चीजें नहीं होती है पीछे की जो आगे आने वाली है, जो आगे, तो तब तक आपको एक्चुअल सेल नहीं समझ पाएगा। क्योंकि मैंने जो दोनों एग्जाम्पल दिया, दोनों एग्जाम्पल में ना शालू गुड्स थी और ना ही वो पेन भी हाँ सेल था। क्लियर, समझा आपको क्लियर, समझा क्या। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन फुलफिल, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल जस्ट दिया आपको समझाने के लिए, समझा आपको क्लियर। तो शालू की ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी, आफ्टर फुलफिल द कंडीशन, और कंडीशन क्या थी, 1 लाख रुपए अपने मेहनत से कमा फिर लेके जा मेरी बेटी को, याद है कुछ तुमको।
बोला ना भी एक बार तो हाँ देखो वही दूसरा भी गाना आ गया, उसमें ही है क्या? अच्छा 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 ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आप गाने अच्छे याद है, डोंट वरी। ओके देखो, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम द सेल व्हेन द प्रिस्क्राइब टाइम पास या कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कंडीशन टू बी फुलफिल इज फुलफिल्ड, यानी हो चुकी है तभी वो सेल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 10th March प्रीति एग्रीड विथ स्वीटी दैट शी विल सेल टू स्वीटी हर कंप्यूटर। On 15 April, for the sum of rupees 20,000, it is an agreement to sell since the Preeti agreed to transfer the ownership of computer to Sweety at future date. 10 तारीख को प्रीति ने तय किया कि मैं 15 तारीख को अपना कंप्यूटर बेचूंगी। स्वीटी देखो, तो बताओ 10 तारीख को ये सेल हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ? और 15 तारीख को वो सेल हो जाएगा, 15 तारीख को वो। कभी कभी होता ना, हम बोलते ना नई चीज आन दे फिर लेके जाइए पुरानी चीज। जैसे अभी स्वीटी अगर सपोज कौन प्रीति है ना, प्रीति अगर नया कंप्यूटर लेती होंगी, उसका 15 तारीख को बर्थडे होगा, तो बोलती होंगी ना भाई वो स्वीटी कब से बोलती जब भी कंप्यूटर बेचेगी मेरे को बताना। फिर 10 तारीख को बोला आजा, बोला तो कंप्यूटर चाहिए, भाव फिक्स हो गया, बट ठीक है काम कर, एडवांस देना है मत देना है, ठीक है मैं 15 तारीख को तो कंप्यूटर बेचूंगी, ये मेरा जैसे प्रॉमिस बोलता है एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट को दूसरा प्रॉमिस बोलते हैं ना अपन, तो बस एग्जांपल सिंपल है, इजी एग्जांपल। अब बताओ सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस है कुछ, अब डिफरेंस है मीनिंग कहां से लोगे? रेफर फ्रॉम, कहां से? इंट्रोडक्शन। अब मैंने क्या छोड़ा है बेटा, पहले सेल और एग्रीमेंट तो पढ़ लो, फिर सेल के पीछे पढ़ाऊंगा ना खासियत, है कि नहीं? सिंपल है। रेफर फ्रॉम, कहां से लोगे ये भी? हाँ ठीक है। अब दूसरा मुद्दा है ओनरशिप, बेसिस। ये बेसिस लिखना ही पड़ता, 11 से लिख रहे हो बेसिस, डिफरेंस आया तो बेसिस लिखना ही पड़ता। हाँ पहला ओनरशिप, इन सेल ऑफ गुड्स ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? यहाँ तो फ्यूचर डेट को, यहाँ तो आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। फिर यहाँ पे बर्डन ऑफ रिस्क, अब जब ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई अगर एक बार, तो अब माल किसका हो गया? बायर का। जब माल ही बायर का हो गया, अब तू संभाल अपना माल, तो रिस्क कहाँ ट्रांसफर हो गई? लेकिन यहाँ पे अभी तक के माल किसका है? सेलर का। माल किसका है? समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ सेल द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड, हो चुका है, एग्रीमेंट बन चुका है। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इन द केस ऑफ एग्रीमेंट द सेल इट इज एग्रीमेंट टू सेल, इट इज एग्जीक्यूटरी, चल रहा है अभी तक काम, ये काम हो गया। काम होने के लिए वर्ड यूज किया है पास्ट टेंस ईडी, और यहां पे चल रहा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इट इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये कंप्लीट हुआ क्या? ये कंप्लीट हो चुका है, यहां पे कंप्लीट होना बाकी है, अब तक काम चल रहा है। समझा आपको? अब डिफॉल्ट बाय बायर में ये पॉइंट छोड़ दो, मैं आगे आपको इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर राइट टू रीसेल। अब बताओ सेल में ध्यान दो, समझो, सेल में सेलर के पास राइट्स नहीं है उसको डबल बेचने का, क्योंकि ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर हो गई है। सेल में रीसेल का मतलब क्या है? डबल बेचना। तो सेल में जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? बायर की। तो सेलर उसको डबल से उसको बेच सकता नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और यहां पे एग्रीमेंट टू सेल में देखो लिखा हुआ है, इन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स रिमेन विद द, किसके पास है? एज
सच द सेलर कैन सेल द गुड्स एज ही लाइक्स, द ओरिजिनल बायर कैन सूट हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर को राइट्स है रीसेल करने का, एज ही लाइक द ओरिजिनल बायर कैन सूट, लेकिन एज ही लाइक द ओरिजिनल बायर कैन सूट हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो बायर यहां पे सिर्फ केस कर सकता है किसके ऊपर, कि भाई तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, बाकी इसके बाद राइट्स है रीसेल करने का। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल मैं एक मूर्तिकार हूं, बनू मैं, अब तुम सब आए झुंड मेरे पास और बोले गणपति का मूर्ति चाहिए। अब मूर्तियां मेरे पास पड़ी थी और उसमें से एक मूर्ति तुमने सेलेक्ट किया। अब मूर्ति सेलेक्ट किया, मूर्ति की कॉस्ट थी 10,000 रुपए, कितनी थी, हाँ, तो आपने बोला ये मूर्ति मेरे लिए बुक करो। क्या बोला उन्होंने, इनको बुक करो। सुनो ध्यान दो, समझो समझो उस चीज को। अब जैसे मेरे को आपने मूर्ति बुक करने के लिए बोला, मतलब ठीक है कुछ लगता है एडवांस दो, तो एडवांस मेरे को दे रहे 500 रुपये सिर्फ, मतलब ऐसे कि 10,000 की मूर्ति है मेरी, 500 रुपये के चक्कर में तुम्हारा मैं संभाल के रखूं, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर 15 तारीख को गणेश फेस्टिवल है, तुम 1 तारीख को आ रहे हो, तो मैंने एक कंडीशन रखी कि मूर्ति की ओनरशिप तुम्हारी रहेंगी, लेकिन कम से कम मेरे को 5,000 रुपये तो दो। तो 10 बोला भाऊ 10 तारीख को देंगे, मैंने पक्का बोला हाँ, 10 तारीख तक अगर मेरे को 5,000 नहीं मिले तो मैं उसको डबल बेच सकता हूँ, वो 5,000 भी दूंगा नहीं मैं। तो ये अभी फिलहाल 1 तारीख को एग्रीमेंट टू सेल हुआ, क्या हुआ ये, लेकिन मैं 10 तारीख को मेरे को 5,000 मिल गए तो वो सेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर कर देंगे, भले पोजीशन दिया नहीं दिया। पोजीशन भले वो 15 तारीख को लेके जाना, मैंने बोल दिया अब तुम्हारी, लेकिन मैंने 1 तारीख को पहले ही बोल दिया है कि भाई देखो 500 में मैं तुम्हारी 10,000 अपनी 10,000 की मूर्ति जो है गणेश जी की, ऐसे तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं रखूंगा, कम से कम 5,000 तो दो, या कम से कम 10,000 की, कितनी की मूर्ति बोली मैंने, हाँ, तो 50% पेमेंट लगती भैया एडवांस में, दे रहे तुम 5%, 10%, 500 रुपए चलती नहीं। 500 में सेल नहीं करूंगा, 500 में एग्रीमेंट टू सेल करूंगा, 5,000 में सेल कर सकता, बाकी की 5,000 रुपए लगे तो 15 को देना। ये वाला परफेक्ट एग्जांपल था, समझा आपको, क्लियर समझा क्या, हाँ। अब सपोज फॉर एग्जांपल 5 तारीख को वो लोग नहीं आए, तो मैं अब वो मूर्ति लायबल हूं उसको बेचने के लिए डबल से, हाँ, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया था 1 तारीख को, 5 तारीख को पूरा सेल होने वाला था, 10 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को, एक मिनट फिर से देखो, 1 तारीख को मेरे पास मूर्ति वाले 5-6-7 पोटे आए और बोले 10 तारीख को गणेश फेस्टिवल था, नहीं चलो 15 तारीख को 10,000 रुपए की मूर्ति थी, 10K। 1 तारीख को 500 रुपए देकर बोलते मूर्ति हमारी, मतलब नो भाऊ मूर्ति तुम्हारी नहीं, मूर्ति मेरी, अभी तक मेरी मूर्ति एग्रीमेंट टू सेल, मैं तुम्हारे लिए रिजर्व रख रहा हूं, लेकिन 5 तारीख तक के अगर आपने 50% पेमेंट नहीं की मूर्ति की, तो ये मूर्ति मैं बेचने के लायबल हूं। तो 1 तारीख को क्या हुआ, सेल हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ, लेकिन 5 तारीख को वो 50% देने आए तो वो सेल हो जाएगा, क्योंकि अब वो सच में ओनरशिप उसको दे दिया मैंने। अब बाकी की पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा, चलेगा मेरे को, लेकिन जिस वक्त मैंने उसको बोल दिया कि एटलीस्ट 50% दो, मैं तुम्हारे लिए रिजर्व रख दूंगा, तो बताओ क्या होगा, वो सेल हो जाएगा ओरिजिनल। अब बताओ अगर 5 तारीख को वो लोग नहीं आए, तो 500 में मैं अपनी 10,000 की मूर्ति थोड़ी ना रिजर्व रखूंगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद तो वैसे भी मूर्ति मुझसे कोई खरीदेगा क्या, तो 6 तारीख को मैं किसी और को सेल कर सकता हूं, आई हैव राइट, क्योंकि मैंने 1 तारीख को सेल नहीं किया था, मैंने 1 तारीख को एग्रीमेंट टू सेल किया था। सबको पिक्चर समझ आ रही है? और 5 तारीख को जैसे ही 50% आ गया, मैंने सेल कर चुका हूं, मैंने ओनरशिप दे दिया उसको लिख के कि हाँ अब भी तुम्हारी, अब मूर्ति तुमसे कोई नहीं ले सकता भगवान के अलावा, बस। अब गणेश जी खुद नहीं बोलेंगे जब तक के
कि मैं नहीं जाऊंगी तब तक कि तुम्हारी मूर्ति, बाकी तो फिर गणेश जी की इच्छा। हाँ नहीं, मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया था ना। नहीं, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वो लिखत नहीं होता, एग्रीमेंट वर्बल भी होता, एग्रीमेंट में भी ओरल और में भी इन राइटिंग। मैंने 500 की पावती बना के दिया था, या नहीं बना के दिया तो भी जबान पे चलता है एग्रीमेंट, लेकिन सेल नहीं चलता। नहीं, सेल आपको लिखत में ही करना पड़ेगा। तो फिर कुछ नहीं हुआ, ना एग्रीमेंट टू सेल ना सेल। हाँ हाँ, तो मैं बोलूंगा 5 तारीख तक रुक जा, 6 तारीख को आ जाना लेके जाना, अगर नहीं बिकी तो। ठीक है, समझा? क्लियर? चलो, अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट टू रीसेल क्या होता है मालूम है? सेल में हम डबल बेच सकते नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम डबल बेच सकते हैं, और फिर ओरिजिनल बायर सिर्फ हम पे केस दाखिल कर सकता है कि इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी पिक्चर शुरू हुई है बेटा। हाँ, तो अभी हम लोग सेकेंड सेशन में पढ़ा लेते हैं व्हाट इज गुड्स। व्हाट इज गुड्स। अब हमने सेल देखा, एक मिनट सबसे पहले हम लोग फीचर्स देख लेते पहले, है ना? फीचर्स देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। एक फीचर्स देख लेते हैं अपन पहले। हाँ, अब सेल के फीचर्स है। अब फीचर्स है ना एसेंशियल कंडीशंस। अब देखो, अगर एक दो बायर और सेलर के बीच में सेल होता है, क्या होता है? सेल। ये बात तो मानते हो कि सेल होने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, बायर एंड सेलर, और सेल एक एग्रीमेंट भी है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब अभी तो पढ़ा हमने ऊपर, सेल एक एग्रीमेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल वाला सेल कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी वाला सेल जो है, नकली वाला सेल, वो एग्रीमेंट है सिर्फ, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, और एक्चुअल सेल उसी को बोलते हैं जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। अब एक सेल होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कम से कम 2 पार्टी चाहिए। कौन कौन सी? बायर और, बराबर कि नहीं? फिर सेल होने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए। अरे गुड्स ट्रांसफर चाहिए, देखो ना ये गुड्डा इधर दे रहा है इसको, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए। फिर गुड्स होना चाहिए। अब गुड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो ये गुड्स पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे को पूरा वो लग जाएगा, है ना, सेशन लग जाएगा आज का। फिर उसके बाद प्राइस चाहिए। प्राइस क्या काम करता है यहाँ पे? कंसिडरेशन का। अरे प्राइस है ना जो गुड्स के बदले में सेलर को मिलता है बायर से, और बायर को क्या मिलता है? गुड्स। अरे खरीदने वाले को गुड्स मिलता और बेचने वाले को प्राइस मिलता। अब प्राइस क्या होता है? प्राइस इज नॉट ओनली मनी, प्राइस और भी कुछ चीजों को बोलते हैं। एग्जैक्टली प्राइस क्या है, एक आपको आगे टॉपिक ये। फिर आगे दिया है एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी ओरल और रिटर्न चलता है। पूछो क्यों? ऐसे सिंपल है, अपन जो माल बेचते हैं ये तो ओरल भी बेचते ना अपन, हमने बोल दिया ये माल तेरा हाथ से, तो वो चलता वो भी। तो नॉर्मल मर्चेंट लॉ, बिजनेस लॉ में सबसे ज्यादा बिजनेस में जो लॉ यूज होता है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर? बायर के लिए, सॉरी सेलर के लिए, बिजनेसमैन के लिए बनाया हुआ एक्ट, सेपरेट एक्ट। अब एक मिनट सर ये पढ़ाओ भला, तो इसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक, नॉर्मल बातें हैं जो हमने अभी तक आपको इनडायरेक्टली बताई है। एक बार से पढ़ के यहां से निकलते, फिर नेक्स्ट सेशन में हम गुड्स लेंगे। क्या लेंगे? गुड्स। देखो, 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट। हाँ, कॉम्पिटेंट यानी क्या, समझ में आ गया ना? भाई कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं। एक मिनट, कॉम्पिटेंट पार्टी का कंडीशन क्या था? माइनर नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें यहाँ पे भैया अप्लीकेबल होती है। समझा के क्लियर आपको? यहां नहीं चलता है। एक मिनट, हाँ आगे क्या बता रहा है? देखो आगे क्या बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेल होने के लिए गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए ना। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मस्ट ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम,
सेलर टू बायर। फिर आगे दिया है सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर ने गुड्स, अरे गुड्स को सब्जेक्ट जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे हीरो कौन है जान का, अपने आज के पिक्चर का हीरो है गुड्स। गुड्स है ना, गुड्स ही जान है ना भैया पिक्चर की। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी गुड्स। अब गुड्स किसको बोलेंगे, अब गुड्स का अगला टॉपिक ये, बट यहाँ लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी रिगार्डेड एज अ गुड्स। मनी को हम गुड्स नहीं बोलते, पूछो क्यों? क्योंकि मनी यहाँ पे जनरली क्या काम करता है, प्राइस का। हाँ, गुड्स के बदले में देते, इसलिए मनी जो है, मनी को हम गुड्स में नहीं लगाते क्योंकि मनी यहाँ पे प्राइस का काम कर रहा है। ये सब अगला टॉपिक है ना गुड्स, इसको तो तुम यहाँ छोड़ ही दो, तुम उसको डिटेल में लिखोगे, टेंशन मत लो, क्योंकि अगला टॉपिक होने दो पूरा गुड्स, तब तक कि आप इसको समझ नहीं पाओगे। अरे गुड्स किसको बोलते हैं आगे बता रहा हूं ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ, प्राइस। अब प्राइस क्या होता है, प्राइस मीन्स रिवॉर्ड इन द टर्म ऑफ मनी फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस फॉर सम कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्राइस। तो जब गुड्स बायर सेलर से बायर के पास जाता है तो बदले में जो मिलता है उसको बोलते हैं प्राइस। और अब ये क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। हाँ, ये मेन करो, इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो अपने ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं पढ़ा क्या, देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी, ये सब कंटेंट यहाँ पे भी चाहिए। मैंने ये बातें पहले ही आपको सेक्शन 3 से ली गई थी कि जो कंटिन्यू सेक्शंस जो एसेंशियल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बनने में लगता है वो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में लगता है। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझा क्या, समझा क्या, ये वाला कट कर दो बस। तो ऐसे 6 कंडीशंस आपको एटलीस्ट दिखानी है। क्लियर पिक्चर? अब बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा, एक और बात सुनिए, मैं अगर कोई नोट्स में लैंग्वेज चेंज करके देता हूँ, जो वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ नोट्स की लैंग्वेज अंदर की थोड़ी चेंज हो सकती है। क्लियर पिक्चर? तो सब्जेक्ट टू कंडीशन रहेगा वो, तो उतना आपको कंसिडर करना है। आपकी गुड फेथ के लिए कर दूंगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है सेंटेंस, वहाँ पे चेंज करके मिल सकती